नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रबोध आईएएस के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने ये एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है, तो आपको भी सपोर्ट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को भी जो है लाइक करना है। अभी हाल ही में पटवारी का पेपर संपन्न हुआ है, तो वहाँ पे अगर आप प्रश्न देखेंगे उत्तराखंड के, या फिर जो उसमें पूछे गए प्रश्न हैं, उनका जो स्तर है, उन्होंने थोड़ा-सा अपने स्तर में परिवर्तन कर दिया है। जो प्रश्न पूछने का तरीका है, उसमें चेंजेज़ आए हैं, तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हम भी जो है आज के बाद जो भी एमसीक्यूज़ लगाएँगे, उन एमसीक्यूज़ को भी उसी तरीके से जो बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे जो है हमारे पेपर की तैयारी जो है और अच्छी हो सके। तो यहाँ पे कुछ उत्तराखंड के हमने प्रश्न लिए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और शुरुआत में जो है अगर आपने ये प्रश्न नहीं पढ़े हैं तो ये आप इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ जो है इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो जो पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्तर उपकरण जैसे कि स्केपर्स हो गया, छैनी है, कन्नी आदि को जो है इतिहासकारों द्वारा किस कालखंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन है आद्यैतिहासिक काल, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक काल, और ऑप्शन डी है मध्यपाषाण काल। अब यहाँ पे क्या है, जो ये बर्तन है, तो इनको जो ये उपकरण है, इनको जो है मुख्य रूप से कहाँ रखा गया आपको? आद्यैतिहासिक काल में। आद्यैतिहासिक काल में जो इनको वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट भी है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके पास ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पहला कथन दे रखा है कि उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हेनवुड को माना जाता है, जिन्होंने जो है 1856 में देवीधुरा से पाषाणकालीन पुरावशेष खोजे। और कथन 2 है, देवीधुरा में कपमार्क्स यानी जो ओकली होती है की खोज का श्रेय जो केवल यशोधर मठपाल को जाता है। यहाँ पे ये शब्द याद रखेंगे, केवल लगा है यहाँ पे, तो इससे आंसर चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। अब यहाँ से आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हेनवुड को माना जाता है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अगला आगे इसी में बोल रहा है कि जिन्होंने जो है 1856 में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेष खोजे थे, ये भी यहाँ पे क्या है? सही है। अब अगला बोल रहा है, देवीधुरा में कपमार्क्स की खोज जो है, इसका श्रेय केवल डॉक्टर यशोधर मठपाल को जाता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो केवल शब्द लगा है, यानी यहाँ पे केवल डॉक्टर यशोधर मठपाल ने खोज नहीं की है। इनके अलावा जो एमपी जोशी ने यहाँ पे खोज की है। आप हमने भी ऊपर पहले कथन में देखा है, हेनवुड के द्वारा यहाँ पे जो है 1856 में खोज की गई है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? केवल आपका जो कथन पहला है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका, वो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी रामगंगा घाटी के नोला ग्राम से डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा कुल कितने कपमार्क्स यानी ओकली की खोज की गई थी? ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 73, ऑप्शन सी है 200, और ऑप्शन डी है 8। तो इस प्रश्न का अगर हम उत्तर देखें, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से जो है कुल 73 कपमार्क्स की खोज की गई थी। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पे जो दूसरा है हमारे पास, ये ऑप्शन सी, यहाँ पे जो 200 कप मार्क्स है, ये आपका जो चंद्रेश्वर है, चंद्रेश्वर के दक्षिण में जो खोज हुई थी, वहाँ पे जो है ये 12 समांतर पंक्तियों में 200 कप मार्क्स मिले थे। और यहाँ पूछ रहा है कहाँ का? रामगंगा घाटी के नोला ग्राम से। तो यहाँ से जो है कुल 73 कप मार्क्स मिले हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है खोज या उत्खनन, और दूसरी तरफ है वर्ष, यानी किस वर्ष जो है वो खोजा गया है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए है
बनकोट से 8 ताम्र पत्रों की खोज। और बी है मोहर ध्वज में एम मरकम द्वारा उत्खनन कार्य कब किया गया था। और नैनीताल से 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज। और यहाँ पे 3 दे रखे आपके 1989। और डी है रिबेट कार्नाक द्वारा चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण में कपमार्क की खोज। इसके सामने दे रखा 1877। अब आपको क्या करना है, इनको मैच करना है, कौन सा कहाँ मैच होगा। ठीक है, तो अगर हम इस प्रश्न को देखते हैं, अगर हम बात करें बनकोट की, तो अगर हम बनकोट की बात करते हैं तो यहाँ से जो 8 ताम्र पत्रों की खोज हुई थी आपके 1989 में, यानी ए का 3 1989 में जो है आपके बनकोट से 8 ताम्र पत्रों की खोज की गई थी। वहीं अगर हम मोर ध्वज की बात करते हैं तो मोर ध्वज में जो है एम मरकम के द्वारा उत्खनन कार्य कराया गया था कब आपके 1887, यानी बी का 1। और नैनीताल से 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज हुई थी आपके 1999 में। और अगर हम रिवॉर्ड कार्नाक की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से कपमार्क्स की खोज की गई थी 1877 में। यहाँ से कितने मिले थे आपके 200 कपमार्क्स, यानी 200 उंगलियां मिली है। तो अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की तरफ जाएं तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 1 का 3, 1 का 3, 2 का 1, 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 ये सब में दिख रहा है। फिर यहाँ पे ये सी का 2, सी का 2, डी का 4। तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, जो बनकोट से 8 ताम्र पत्रों की खोज हुई थी, ये हुई थी 1989 में। और मोर ध्वज में जो एम मरकम द्वारा उत्खनन कार्य कराया गया था 1887 में। और अगर हम बात करते हैं नैनीताल से जो 5 मानव आकृतियां, ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई है, ये हुई थी 1999 में। वहीं अगर हम रिवॉर्ड कार्नाक द्वारा चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से कपमार्क्स की बात करते हैं तो ये खोजे गए थे कब, 1877 में। तो ये प्रश्न आप इनको बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। इतिहासकार बीबी लाल के अनुसार उत्तराखंड के थापली, जो आपके श्रीनगर में पड़ता है, और पुरुला से प्राप्त चित्रित धूसर नृत्यभांड PGW कहा गया है इनको, पर बने चित्र किस रूप में अंकित है। अब देखो यहाँ पे जब इतिहासकारों ने खोज की थी तो यहाँ पे हमें कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं आपके, जो श्रीनगर के थापली में और पुरोला में। तो पुरोला आपकी उत्तरकाशी में है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि जो चित्रित धूसर मृदभांड थे उन पर चित्र किस रूप में अंकित है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है केवल ऊर्ध्वाधर रेखाएं थी, या फिर बी दे रखा है वृत्ताकार और त्रिभुजाकार आकृतियां थी, सी दे रखा है क्षैतिज व अनुलंब रेखाएं थी, और डी है पशु पक्षियों के सजीव चित्र थे। तो अगर हम वहाँ के बर्तनों की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है ये इस प्रकार की लाइनें मिलती है, कुछ इस प्रकार से जो है उस पर डिजाइन कर रखा है। तो ये क्या है, क्षैतिज और अनुलंब आकृतियां, यानी कहीं ऐसे है, ये इस प्रकार से जो है उन चित्रों में हमें क्या है, उन बर्तनों में इस प्रकार की जो है चित्र अंकित है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है क्षैतिज व अनुलंब रेखाएं, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। उत्तराखंड के इतिहास के संदर्भ में शिष्ट संस्कृति का संबंध निम्न में से किससे था। आपका ए है ताम्र आकृतियों के निर्माण की एक प्राचीन तकनीक थी, बी दे रखा है पत्थर से बनी संरचनाएं जो मकबरों के रूप में प्रयुक्त होती थी। अब देखो ये प्रश्न जो है ना, इस प्रकार के प्रश्न आयोग पूछने लगा है, इसलिए जो हम इस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। सी है खस राजाओं द्वारा निर्मित दुर्ग या किले थे, और डी है अनाज भंडार के लिए चट्टानों को काटकर बनाई गई ओखलियां थी। तो इस प्रश्न का अगर हम उत्तर देखते हैं तो जो शिष्ट है, शिष्ट क्या था, शिष्ट की बात करते हैं तो ये क्या था, पत्थर से बनी संरचनाएं, क्या थी, पत्थर से बनी संरचनाएं थी जो क्या थी, मकबरों के रूप में क्या होती थी, प्रयोग की जा रही थी, यानी ग्रेव्स
के रूप में क्या हो रही थी, प्रयोग की जा रही थी। तो यहाँ पे शिष्ट की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। जो शिष्ट है, संस्कृति है, क्या है, पत्थर से बनी संरचनाएं जो मकबरों के रूप में प्रयुक्त होती थी। तो ये इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। किस पुरास्थल से मौर्य गुप्तकालीन शासक शीलवर्मन यानी शील भवानी भी कहा गया कहीं कहीं द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने के ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए है हरिपुर देहरादून, और ऑप्शन बी दे रखा है बहादुराबाद हरिद्वार। ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे जगतग्राम जो कि आपके बाढ़ वाला देहरादून में पड़ता है, और डी है आपका मोरदज जो कोटद्वार में पड़ता है। ये कोटद्वार इसका इसका प्राचीन नाम भी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इनके द्वारा जो है यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ कराया गया था जगतग्राम में, जो कि बाढ़ वाला देहरादून में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। 8 में क्या पूछा है, उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों के संदर्भ में कुमार कुमारी प्रथा जिसके तहत युवक युवतियों के लिए अलग ग्रह होते थे, पर किस संस्कृति या प्रजाति का प्रभाव दिखाई देता है, या ये प्रथा कौन सी संस्कृति में या किस जाति में जो ये पाई जाती थी? तो अगर हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कोल प्रजाति पर भूटांतिक प्रभाव दिखाई देता है, या फिर बी किरात प्रजाति पर खस प्रभाव दिखाई दे रहा है, या फिर सी है खस प्रजाति पर शक प्रभाव, या फिर शोका प्रजाति पर जो कोल प्रभाव। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस प्रश्न के उत्तर की, तो जो कुमार और कुमारी प्रथा है ये मुख्य रूप से जो कोल प्रजाति है, कोल प्रजाति उन पे जो है ये देखा जाता है। ये उत्तराखंड की सबसे प्राचीन प्रजाति मानी जाती है, जो सबसे पहले जो है इस क्षेत्र में निवासरत थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कोल प्रजाति है इन पर जो भूटांतिक प्रभाव है, शोका भूटांतिक शोका भी कहा जाता है, तो ये प्रभाव जो है जो कुमार कुमारी प्रथा है इनका प्रभाव यहाँ पे दिखता है। अगला प्रश्न है काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचयिता राजशेखर के अनुसार मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में किस पुरा प्रजाति के शासक या अधिपति का राज्य था? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए है किराधिपति किराताधिपति का शासन था, या फिर शकाधिपति का शासन था, या कोलाधिपति का शासन था, या फिर खसाधिपति का शासन था। तो इस प्रश्न का अगर हम उत्तर देखते हैं तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ किसका शासन था? खसाधिपति का। काव्य मीमांसा के ग्रंथ के रचयिता कौन थे? राजशेखर। ठीक है, इनकी रचना है, और इन्होंने इसमें लिखा है कि मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में जो कौन कसाधिपति शासन कर रहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। खस प्रजाति में प्रचलित सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दे रखा आपके पास टिकवा प्रथा क्या होती है कि विधवा द्वारा किसी पुरुष को अपने घर में रखना। ठीक है, बी है जटेला प्रथा, यहाँ पे जटेला है दूसरे विवाह से पूर्व पति से उत्पन्न पुत्र, और जेठू प्रथा है कनिष्ठ पुत्र को पूर्ण संपत्ति का अधिकारी बनाना, कनिष्ठ मतलब छोटे पुत्र को, और डी है देवदासी प्रथा यानी अपने श्रेष्ठ या अपने ज्येष्ठ पुत्री को जो है मंदिर में दान करना। तो आपको क्या करना है, इसमें से गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो टिकवा प्रथा क्या थी कि अगर कोई महिला विधवा है, ठीक है, विधवा है तो अपने घर में क्या है वो किसी अन्य पुरुष को रख सकती है, ठीक है, रख सकती थी। तो इस प्रथा को बोला जाता था टिकवा प्रथा। तो ये तो आपका सही हो जाता है। वहीं अगर हम जटेला प्रथा की बात करते हैं तो जटेला प्रथा क्या थी कि कोई महिला है, ठीक है, उसने पहले शादी की और इससे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसके बाद वो महिला क्या कर रही है, दूसरी शादी कर रही है, ठीक है। तो जो दूसरी शादी करने के बाद क्या होता है, जो पहला बच्चा होता है उसको जटेला कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी भी जो है सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा। जेठू प्रथा में जो है कनिष्ठ पुत्र को पूर्ण संपत्ति का अधिकारी बनाना ये गलत है। यहाँ पे जो है इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई है। और अगर हम बात करते हैं देवदासी प्रथा की, तो इसमें भी जो है ये प्रावधान है कि जो घर की सबसे बड़ी लड़की होती थी उसको जो है मंदिर की सेवा के लिए दिया जाता था, यानी वो जो है मंदिर में देवदासी के रूप में काम करेगी। वो चाहे कोई भी हो, तो पहली जो पुत्री हो रही है वो मंदिर में दान दी जाती थी।
तो ये आपका भी सही है। केवल यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये सारी जो विशेषताएं थी किसकी थी, खस प्रजाति की। प्रश्न कभी कभार ये भी पूछ दे कि टिकवा प्रथा संबंधित है या फिर जटेला प्रथा संबंधित है ना, और ये देवदासी प्रथा संबंधित है, तो ये सब जो है आपके खस प्रजाति से क्या है, संबंधित कुछ प्रथाएं हैं। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो ये जेटू प्रथा है, जेटू प्रथा को भी अगर हम बात करते तो ये भी जो है खसों से संबंधित है, इसको भी याद रखेंगे आप। ये भी क्या है, खसों से संबंधित है। इसमें क्या होता है, जेटू प्रथा में जो घर का ज्येष्ठ पुत्र होता है, ज्येष्ठ पुत्र को जो है क्या कर दिया जाता है, उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। यहाँ पे कनिष्ठ पुत्र है तो कनिष्ठ गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ पुत्र है। बाकी प्रथाएं सारी जो है आपके किससे संबंधित है, आपकी खस प्रजाति से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। महाभारत के सभा पर्व और वन पर्व के अनुसार क्रमशः खस और किरात प्रजातियों ने महाभारत युद्ध में किनका साथ दिया था। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, एक कर रहा है किरात की और कर रहा है खस प्रजातियों की। तो प्रश्न ये है कि जो इन्होंने जो किसका साथ दिया था। तो आपके पास ऑप्शन देखो यहाँ पे, ऑप्शन 4 ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए है खसों ने पांडवों का साथ दिया था जबकि किरातों ने कौरवों का साथ दिया था। और ऑप्शन बी है खसों ने कौरवों का और किरातों ने जो शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। और अगर हम सी देखते हैं तो दोनों प्रजातियों ने मिलकर केवल पांडवों का साथ दिया था। और ऑप्शन डी है खसों ने युद्ध में भाग नहीं लिया जबकि किरातों ने जो कौरवों का साथ दिया था। इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप। तो इस प्रश्न का अगर हम बात करते हैं तो ये प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो खस थे, खसों ने क्या किया, कौरवों का साथ दिया था, जबकि जो किरात है, किरात ने जो है शिव के झंडे के नीचे जो है अर्जुन से युद्ध किया था, है ना। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। और प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है अ, बृहत संहिता में उत्तराखंड की किस प्राचीन पुरा प्रजाति को तंगा नाम से संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी किरात, ऑप्शन सी खस और ऑप्शन डी है शक प्रजाति। तो इस प्रश्न का अगर हम सही उत्तर की बात करते हैं तो इसमें जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खस। खसों को जो है बृहत संहिता में क्या है, उत्तराखंड की जो है पूरा प्रजाति को जो है क्या कहा गया है, तंगा। तंगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, खसों के लिए। और कहाँ प्रयोग किया गया है, बृहत संहिता में। या फिर देखो प्रश्न कैसे भी बन सकता है, ये उल्टा पूछ लेगा कि अ, खसों के लिए बृहत संहिता में प्रयुक्त नाम है ना। तो प्रश्न कुछ भी हो सकता है, किसी प्रकार से जो है प्रश्न बन सकता है। तो आपको जो है तैयार रहना है पूरी तरफ से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भूटांतिक यानी शोका जनजाति के सामाजिक ताने बाने में राट या सगोत्र का क्या महत्व था। अब यहाँ देखेंगे आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यह केवल एक व्यापारिक समूह का नाम था। ठीक है, ऑप्शन बी है यह बिरादरी का सूचक था जिसके आंतरिक सदस्यों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते थे। और ऑप्शन सी है यह तिब्बत के साथ व्यापार करने के लिए दिया जाने वाला एक विशेष कर था। और ऑप्शन डी है यह स्थानांतरित कृषि यानी झूमिंग कृषि की एक तकनीक थी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, भूटांतिक जनजाति के सामाजिक ताने बाने में राट या सगोत्र का क्या महत्व था। तो यहाँ पे राट या सगोत्र की बात करते हैं तो ये क्या है, ये एक बिरादरी का सूचक हुआ करता था जिसके जिसमें क्या था कि अगर आप है जिसके आंतरिक सदस्य जो है आपस में क्या है, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। अगर कोई जैसे राट या सगोत्र है ना, जो मतलब सगोत्र मतलब एक गोत्र के, तो ये सब जो किससे संबंधित है, आपके भूटांतिक या शोका परिवार से। यानी किसका सूचक है, बिरादरी, एक गोत्र के हैं कहते हैं ना, एक गोत्र के हैं या एक राट के हैं। ठीक है, और अगर एक गोत्र के हैं तो आपस में क्या है, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर था। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भोटिया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए।
ऑप्शन ए है वर्ष 1914 में हुए तिब्बत व अंग्रेजों के बीच समझौते के आधार पर भोटिया जाति को तिब्बत से व्यापार की छूट मिली थी। ध्यान से पढ़ेंगे। अगला है भोटिया लोग वर्षा के देवता के रूप में घबला तथा व्यापार व संपत्ति के देवता के रूप में घुरमा की पूजा करते हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखो केवल एक, केवल दो, सी बोल रहा है एक और दो दोनों, और डी है न तो एक और न ही दो। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाए क्या? ऑप्शन नंबर बी। यानी यहाँ पे क्या है, देखो ये तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। जो 1914 में जब तिब्बत और अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ था, उस समझौते के आधार पर जो है जो भोटिया जाति है उनको जो तिब्बत के साथ व्यापार करने की छूट प्रदान की गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ थोड़ा सा प्रश्न पलट दिया है। यहाँ कह रहा है कि भोटिया लोग वर्षा के देवता के रूप में घबला तथा व्यापार व संपत्ति के देवता के रूप में घुरमा की पूजा करते थे। तो ये क्या है, प्रश्न थोड़ा सा बदल दिया है कि यहाँ पे क्या होना था, भोटिया लोग वर्षा के देवता के रूप में किसको पूजते हैं? घुरमा देवता को। जबकि व्यापार व संपत्ति के देवता के रूप में किसको पूजते हैं? घबला देवता को। इसलिए क्या है, जो प्रश्न नंबर जो कथन 2 है ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम आज के अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार उत्तराखंड के सूर्य मंदिरों जैसे कि कटारमल हो गया, ठीक है, से किस पशुपालक जाति के आगमन और निवास के पुख्ता साक्ष्य मिलते हैं जिसे वे खस की अपभ्रंश सॉरी खस जिसे वे जो है खस का ही अपभ्रंश मानते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए दे रखा है कोल प्रजाति, कोल जाति, ऑप्शन बी है किरात जाति, और ऑप्शन सी है शक जाति, और ऑप्शन डी है शोका जाति। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार जो शक है ये क्या है? खश का ही क्या है? अपरूप है, ठीक है, अपभ्रंश है। खश का ही क्या है? ये अपभ्रंश है, ठीक है। उत्तराखंड के जो अधिकांश सूर्य मंदिर है, मंदिरों में जो इस जाति के क्या है? साक्ष्य मिलते हैं। किसके? शक जाति के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? सूर्य मंदिर में। और ये सूर्य मंदिर जो शकों से ही संबंधित है। और कहा जाता है कि जो शक लोग हैं ये कहाँ से आए थे? पश्चिमी एशिया से। पश्चिमी एशिया से आए थे और इनका मुख्य जो व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन। यानी क्या थे? मुख्य रूप से पशुपालक थे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक बार इसको फिर से वीडियो देखेंगे, प्रश्नों को बार-बार पढ़ेंगे जिससे चीज़ें ज़्यादा समझ आए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप मुझे थोड़ा-सा बताएँ कि आपको प्रश्नों का लेवल कैसा लग रहा है, तो उस अनुसार हम प्रश्न भी बनाते रहेंगे। और अगर आप अपना प्यार दिखाते हैं तो हम इस सीरीज़ को भी जो है कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो फिर आपको मिलते हैं अब किसी और नए वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। तो अब दीजिए मुझे जाने की इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद।